हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर इन अ ब्यूटीफुल व्यू, तो होप आपको अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो बेसिकली एक जनरल मोटिवेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क मी कि कैसे पढ़ें, क्या टेक्निक है, या बोर हो गए हैं। तो उसके लिए आई थॉट कि ये वीडियो बनाया जाए। तो टाइटल से आपको क्लियर हो गया होगा, फाइमन टेक्निक हम आज पढ़ेंगे कि इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए कैसे यूज़ की जाती है ये टेक्निक। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फाइमन। ठीक है, टेक्निक। ठीक है, तो ये टेक्निक बेसिकली है क्या? ये एक साइंटिस्ट थे, रिचर्ड। सो प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस स्पेलिंग में इतनी हमें आती नहीं है, तो डोंट गो फॉर दैट, इतना मत देखिएगा। रिचर्ड फेमन एक साइंटिस्ट थे जो कि एक फिजिसिस्ट थे और नोबेल लॉरेट थे। तो ऐसी क्या ख़ास बात थी उनमें कि जो उनके नाम पे एक टेक्निक बना दी गई है। हम आइंस्टाइन टेक्निक नहीं कहते, जबकि सबसे बड़े जीनियस थे वो, लेकिन फाइमन टेक्निक हम ज़रूर कहते हैं। तो फाइमन के बारे में एक ख़ास बात ये थी कि जो उनका आईक्यू था वो जस्ट 125 प्लस था, जबकि उनके साथ के जो कोलीग थे उनका आईक्यू 145 प्लस था। मतलब ही वॉज नॉट दैट मच जीनियस पर्सन। और अकॉर्डिंग टू फाइमन वो खुद भी ये कहते हैं कि आई एम एन ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, ऑर्डिनरी मैन हु वर्क हार्ड, दैट्स ऑल। उनका इतना कहना था कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो बहुत हार्ड वर्क करता है। तो ऐसा क्या ख़ास बात थी उनकी कि जो हम टेक्निक इतनी फेमस हो गई है? तो उनका ये कहना था, ही यूज्ड टू से कि जो कोई भी मिरेकल जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मैजिक बुलेट नहीं है कि जिससे हम कहें कि हाँ दिस पर्सन इज़ अ जीनियस या इसे ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट आता है। तो वो क्या करते थे, बेसिकली उनका कहना ये था कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है समझ में, तो उसको इस हद तक करो, ठीक है, उसे इतना हार्ड वर्क करो उस पर कि जो है वो आपका सेकंड नेचर बन जाए। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बचपन में बाइसिकल सीखी होगी, ठीक, 5 से 6 साल की उम्र में आपने बाइसिकल चलाना सीखा होगा। बट नाउ यू आर इन अ 20 to 30 एज ग्रुप है मेरी ऑडियंस। तो आई वुड से कि अगर नाउ ऑल्सो इफ़ आई आस्क यू कि हाँ राइड अ बाइसिकल, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, यू विल गो एंड स्टार्ट राइडिंग द साइकिल। ओके, तो ये आपका सेकेंड नेचर बन गया है। तो जब भी आप स्टडी करें, मतलब कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है, तो फाइमन ये बोलते हैं कि उसको इस हद तक पढ़ो, इस हद तक उस पर वर्क करो कि वो आपका सेकंड नेचर बन जाए। तो फाइमन वॉज द बेस्ट एक्सप्लेनर। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मोर देन अ साइंटिस्ट, वो बहुत अच्छे एक्सप्लेनर थे। ठीक है, और वो एक फिज़िक्स के और मैथ्स की बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को भी एक कॉमन मैन को भी समझा देते थे। तो ये एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो आज हम देखेंगे। सो कम टू द टेक्निक। तो अकॉर्डिंग टू दैट टेक्निक उसमें कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 जो होता है सबसे पहला, कि जब भी आपको कोई चीज़ स्टार्ट करना है पढ़ना, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है आप उसकी हेडिंग लिखो। ठीक है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। अभी तो मेरी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट, पहली बोल्ड लेटर में आपकी हेडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पढ़ना है डीएनए रिपेयर, ठीक है, तो आपका ये हेडिंग होना चाहिए। ये क्यों करना पड़ता है हमें? क्योंकि जब आप ये करोगे तो आप अपने ब्रेन को एक कमांड दे रहे हो, यू आर कमांडिंग योर ब्रेन कि हाँ अब मुझे डीएनए रिपेयर पढ़ना है। तो आपका ब्रेन पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा यहीं के लिए, वो इधर उधर इंफॉर्मेशन नहीं तलाशेगा। इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस कि हाँ इसी को पढ़ना है। तो सब स्टेप नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, अब डीएनए रिपेयर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या पढ़ना है? तो सपोज़ कीजिए आपको डीएनए रिपेयर में पढ़ना है फोटो रीएक्टिवेशन। ठीक है, फोटो रीएक्टिवेशन मैकेनिज़्म पढ़ना है। ठीक, तो आपने ये सब हेडिंग डाल दी।
ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी हो गई, मतलब आपने जो इतना ब्रॉड टॉपिक था उसको और कंसाइज कर लिया। तो ये स्टेप नंबर 1 होती है कि आप हेडिंग से कंसाइज कर लो। स्टेप नंबर 2 होता है, ठीक है, कि आपने अब जो हेडिंग लिखी है उसको आप अपने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखो कि आपको क्या समझ आया फ़ोटो रीएक्टिवेशन में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। जो भी टेक्निकल टर्म है उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। फेयमैन का मेन मोटो यही था, वो अपनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल बना देते थे, ठीक है। तो वो अब आप फ़ोटो रीएक्टिवेशन में आपको क्या समझ में आया, तो सबसे पहले हेडिंग को सिंप्लीफाई करो। फ़ोटो मतलब लाइट, रीएक्टिवेशन मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो रही है। इन लाइट प्रेजेंस सर्टेन मॉलिक्यूल। अब यहाँ मॉलिक्यूल क्या होगा, कोई एंजाइम होगा, कोई रिपेयर एंजाइम, ठीक है, वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हेडिंग को सिंप्लीफाई कर दिया। फोटो रीएक्टिवेशन का मतलब कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन लाइट प्रेजेंस, ठीक है, सर्टेन मॉलिक्यूल और रिपेयर एंजाइम इज एक्टिवेटेड। तो ये तो आई हैव रिटन इन अ वेरी हॉर्स पोज मैनर, बट यू कैन राइट इन अ वेरी डिसेंट मैनर, ठीक है, आप अच्छे से लिख सकते हो। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद इसमें क्या होता है कि कोई एक डाइमर बनता है, ठीक है, फिर आप उस डाइमर को कैसे रिपेयर करते हो। तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, ये जस्ट एग्जांपल लेके हमने समझाया। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सिंपल मैनर में आप उस कॉन्सेप्ट को लिखोगे। एंड माइंड यू गाइस, ये जो मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर नोट्स मेकिंग। ये है कि आप नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, अब आप उस नोट्स को समझ के याद कर रहे हो। तो ये आपको याद करने वाली टेक्निक है, रिवीजन करने वाली टेक्निक है। ये नोट्स बनाने की टेक्निक नहीं बता रहे। नोट्स में तो आपको टेक्निकल टर्म यूज़ करने ही पड़ेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप पढ़ रहे हो नोट्स को तो कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल मैनर में आपने उसको लिख लिया, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, ठीक है, अब आपने जो ये कॉन्सेप्ट लिखा है सिंपल मैनर में, उस कॉन्सेप्ट को अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे, रीड आउट करोगे, ठीक है, और उसमें आप देखोगे कि कौन सा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आया है, कौन सी ऐसी जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, यहाँ पे मैं फंबल कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अटक रही हूँ, ये वर्ड मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। तो उस वर्ड को स्टेप 3 में लिखो। जैसे आप इसमें आओगे तो यहाँ पे कोई वर्ड होगा, मान लो कि हाँ, फोलेट एक डोनर की तरह काम कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना है, मतलब आपको क्लियर नहीं हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, तो आप उसको फिर से स्टेप 3 में आके जो है फिर उस वर्ड को आप अच्छे से सिंप्लीफाइड मैनर में लिखोगे। और ये तब तक करते जाओगे जब तक कि ये कॉन्सेप्ट आपका एक सेकंड नेचर ना बन जाए, मतलब एक आम सी लैंग्वेज ना बन जाए आपकी, ठीक है। ये स्टेप 3 है। स्टेप 4 जो होता है ना, वो होता है आपका टीच। ये सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस। एक कहावत है कि आप पढ़ा तभी सकते हो जब आपको खुद समझ आया हो। तो अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, आपको ये जानना है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया है कि नहीं, तो आप सबसे बेस्ट तरीका है आप पढ़ाओ किसी को, तो आपको समझ आएगा कि आपने कितना समझा। लेकिन बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अब पढ़ाएं किसको, लॉकडाउन है, हम अकेले बैठे हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दी वॉइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि भाई हम किसे पढ़ाएं, ठीक है, कोई है नहीं अवेलेबल। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं कि बेस्ट तरीका ये है कि आपने जो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल मैनर में लिखा है, आप अपना फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, ठीक है, खुद को समझाइए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग करके फिर आप उसको सुनिए और आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई आप कहीं अटक रहे हो या क्या हो रहा है। तो उससे आपको समझ आएगा कि आपको कितना अच्छे से क्लियर हुआ है ये कॉन्सेप्ट या नहीं। और आप चाहें तो वो वीडियो, जो रिकॉर्डेड वीडियो है या रिकॉर्डेड ऑडियो, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं, कि उनसे पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल इस टेक्निक का जो क्रक्स है ना, वो ये है, टीच लाइक मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट को समझो कि जो किसी बच्चे को भी पढ़ा सको आप। बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो हर चीज़ वाई वाई करते हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक होनी चाहिए कि अगर कोई वाई क्वेश्चन लगाता है तो आप उसको आंसर कर पाओ।
तो इस वे में अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, चीज़ें बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ये जो टेक्निक होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपने व्यू भी एंजॉय किया होगा। एंड थैंक यू फॉर माय कैमरा पर्सन, आज मेरे साथ हैं। थैंक यू गजाला फॉर योर असिस्टेंस, थैंक यू सो मच।